सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वाले चैप्टर के अंतर्गत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये सारे जो क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो आपके पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी, और छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि भैया अगर क्लास में आ ही गए हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठना। तो फटाफट से जल्दी से आइए और अपनी आज की इस क्लास में हमारे साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। और जब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करूं तो आप नोट करना कि भाई कितने हमारे सही हुए, कितने हमारे गलत हुए। और जब मैं शॉर्ट आंसर करना स्टार्ट करूं तो उनको कॉपी पे नोट जरूर कर लेना। तो एक बार जल्दी से ये बता दीजिएगा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? सर ऑडियो वीडियो क्लियर है हमारे बच्चों को? बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ऐसे ही अगर मेहनत करते रहोगे ना तो भाई देख लेना वो दिन दूर नहीं होगा जब आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है, राइट? तो एक बार जल्दी से बताइएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत अच्छा, स्टार्ट करें आज के इस सेशन को। रेडी? ओके, तो चलो जरा ध्यान से देखो। एक बार सबसे पहले हम आपके लिए कुछ प्यारी सी लाइन लेकर के आए हैं, और लाइन ये है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी कि अगर जितना आप अभी संघर्ष करोगे ना उतनी ज्यादा आपकी जीत शानदार होगी। कैसे सर? यदि आप अभी मेहनत कर लोगे पेपर के टाइम में आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त आपका दोस्त बोलेगा ये तैयार है, फिर आप बोलोगे नहीं भाई मैं पीछे रह गया, मैं पढ़ नहीं पाया। फिर जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में फिर आपका दोस्त सेलिब्रेट कर रहा होगा और कहीं ना कहीं आप पीछे होंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपको अच्छा फील नहीं होगा। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी समय है, और समय रहते यदि आप मेहनत कर ले जाओ तो ज्यादा बेहतर होता है। और हर छोटी छोटी चीज को आज के इस सेशन में नोट करोगे। आप लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से बताना। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तो शुरू करते हैं सर आज पहले क्वेश्चन के साथ में। और कितने सारे बच्चे आ गए सर हमारे साथ में? बहुत अच्छा, चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने है, और पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, मैं कुछ बहुविकल्पी लेकर के आया हूं, ठीक है? उसके बाद मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा, मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हर छोटी छोटी चीज में आपको आज कराने वाला हूं। यानी सर पूरा चैप्टर एक बार में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपके सर आपको पूरे अच्छी तरीके से तैयार करवा देंगे। चलो जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। लिखा कि अभिकारकों को सदैव अभिक्रिया में कैसे रखा जाता है? क्या उनको बाईं तरफ रखा जाता है या फिर दाईं तरफ रखा जाता है, या बाईं और दाईं दोनों ओर रखा जाता है? सर जब बच्चे हमारे आंसर करने लगे तो बताना आप मुझे। चलो जरा ध्यान से देखो, अगर बच्चों हम लोग बात करें कि अभिकारक, तो याद रखना अभिकारक बाईं तरफ होते हैं, फिर एक तीर का निशान होता है, और इधर हमारे पास उत्पाद होते हैं, ठीक है? यानी कि प्रोडक्ट इधर होता है, रिएक्टेंट इधर होते हैं। और रिएक्टेंट मतलब जो क्रिया करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने कहा दही और नींबू आपस में मिला दो, कुछ तो रिएक्शन होगा ना। तो दही और नींबू क्या होगा? ये हमारे अभिकारक होंगे, और इनसे जो बनेगा वो उत्पाद होगा, ठीक है? और इनके बीच में तीर का निशान लगाते हैं। यहां पर जो लिखा जाता है वो उत्प्रेरक लिखा जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है? वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता, लेकिन उसको अभिक्रिया को कराने में मदद करता है। ये सर पोल करना था पहले क्वेश्चन की, पर कोई बात नहीं, अब सेकंड की दे दीजिए हमारे बच्चों को। तो हमारे बच्चे एक तरफ से लिखते हुए चले आ रहे हैं कि भैया अभिकारकों को जो है ना हम सदैव किधर लिखते हैं? हम सदैव बाईं तरफ लिखते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इसका सही जवाब दे दिए, ठीक है? तो अभिकारकों को सदैव किधर लिखते हैं? सदैव बाईं ओर लिखते हैं। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? आगे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? अगला हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में कौन कौन अभिक्रिया के लक्षण है? और ये चैप्टर हमने डिटेल में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? यानी ये सवाल जरा पहले ये देखो कब का पूछा गया है, कब का पूछा गया? 2020 में आया हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के लक्षण है? यानी जब कोई एक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? देखो जरा ध्यान से। पहली बात,
अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, जैसे आपसे मैं बोलूं कि यह है मैग्नीशियम और यह है ऑक्सीजन, अगर ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। अब ये जो मैग्नीशियम पहले था ये एक रिबन के फॉर्मेट में था, है ना, और ऑक्सीजन ये गैस के रूप में था, तो हम बोल सकते हैं ये सॉलिड था, ये हमारे पास ठोस था। जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा तो वो तो पाउडर जैसा हो जाएगा। तो हम बात अच्छे से समझ गए कि भैया अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, उसका रूप बदलता है। ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि ताप का उत्सर्जन होता है। बिल्कुल, अगर कोई भी रिएक्शन होती होगी तो उससे ताप का तो उत्सर्जन होगा ही होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि तुम कार्बन ले लो और कार्बन को जला दो, तो कार्बन को जलाने के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जलने बनने के साथ साथ वो जलेगा भी, तो यानी टेम्परेचर में परिवर्तन भी तो होगा, ताप में परिवर्तन भी होगा और ताप बढ़ेगा, राइट। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा, है ना। अब दूसरी चीज, अगर किसी भी चीज को जलाओगे तो प्रकाश का भी उत्सर्जन होगा, यानी कुछ लाइट भी दिखाई देगी आपको। तो इसका मतलब सर ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट मुझे दिख रहा है। इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यानी किसी भी अभिक्रिया के ये सारे लक्षण हैं। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और फिर से पूछ लिया जाए कि इसके लक्षण क्या है, तो कम से कम आपको लक्षण पता तो होंगे। इसीलिए तो बोलते हैं डीप डिस्कशन करना, छोटी छोटी चीजों को समझना, हमें आंसर तो देना ही है, साथ में ये ऑप्शन क्यों हो सकता है, दूसरा क्यों नहीं हो सकता, इस पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, समझ गए बच्चे? क्या हमारे आंसर कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कह रहे हैं सर ये वाला जो लिखा है ना वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 में लिखा है। वाह क्या बात है यार, तुम तो बहादुर बच्चे निकल गए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 में ये बात लिखी हुई है, और जितने क्वेश्चन में लेकर के आया हूं ना वो सब एनसीईआरटी बेस्ड ही है, तो बहुत मजा आएगा आपको। आगे देखो, कह रहे ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है सर। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है, और क्या बन रहा है, इससे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आप ये देख रहे होंगे कि भैया इधर एक अभिकारक है, ठीक है सर, इधर एक और अभिकारक है, और इधर एक उत्पाद है। यानी हमने यहां पर ध्यान से देखा तो हमें दो अभिकारक दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें दो अभिकारक दिखाई दे रहे हैं। और हमने ये बात पढ़ रखी है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और उससे एक उत्पाद का निर्माण हो, यानी उससे एक उत्पाद बने, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या इसको हम अपचयन बोलते हैं? नहीं भाई। क्या वियोजन बोलते हैं? नहीं, क्योंकि वियोजन में एक टूट करके दो या दो से अधिक बनाता है। विघटन का भी वही खेल है, इसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग संकलन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग योगात्मक भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग योगात्मक भी बोल सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया सभी को आराम से, है ना? यहां तक सभी को क्लियर? वेरी गुड। जो बच्चे डी दे रहे हैं एक बार सबके लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। अगला सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। मैं अपने लैपटॉप को, अपने पीसी को थोड़ा सा आगे कर लेता हूं, ठीक है, और ताकि हमें आपकी कमेंट्स और बड़ी बड़ी दिखाई दें, है ना। सर जो बच्चे ऐप पे पढ़ते हैं क्या उनको भी ऐसा ये वाले क्वेश्चन नोट करने हैं? बिल्कुल, वैसे तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं ऐप के ऊपर, लेकिन फिर भी आपको नोट करना है अगर आपने नहीं किया है तो, और नहीं अगर नहीं किया आपने तो एज अ टेस्ट दे दो। तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सी अभिक्रिया आपको ऑक्सीकरण नहीं दिख रही है। सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो, ठीक, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास लिखा है दहन, फिर लिखा है श्वसन, फिर लिखा है भोजन का पचना, और फिर लिखा है अवक्षेपण, ठीक। अब सुनो ध्यान से, दहन का मतलब होता है कि जलना, और जब कोई भी चीज जलती है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है, यानी ये वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और दूसरी चीज दिल और दिमाग में एक बहुत अच्छे से सेट कर लो कि श्वसन क्या है, श्वसन भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन भी क्या है, यह भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों? श्वसन में क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। श्वसन के अंदर होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, यानी जो ग्लूकोज होता है
उसका ऑक्सीकरण होता है। ये बात आपने जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में मेरे से पढ़ी होगी, है ना। तो हमने कहा कि भैया ये क्या हो गया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक अभिक्रिया है। भोजन का पचना, ये भी रिएक्शन हो गई हमारे पास। इसका करेक्ट आंसर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। और हमारे बच्चे क्या डी दे रहे हैं सर? 44% बच्चों ने कहा है कि सर आंसर नंबर डी इसका करेक्ट होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला सवाल है हमारे पास, अब सुनिएगा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है हमारे पास और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कह रहे हैं कि चावल, आलू, ब्रेड, इनमें क्या पाया जाता है? जैसे आपने चावल देखा होगा, है ना, आपने ब्रेड देखा होगा, आपने आलू देखा होगा, इनमें क्या पाया जाता है? क्या इनमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना? बड़ा सवाल है, क्या इनमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है या फिर इनमें एसिटिक एसिड पाया जाता है या फिर इनमें विटामिन पाए जाते हैं या फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? बड़ा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। तो क्या इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता? नहीं। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? नोट कर लो, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में, ठीक, ये बात नोट कर लो। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। और विटामिन, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत सारे पदार्थ हैं जिसमें विटामिन पाया जाता है, ठीक। तो विटामिन इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो चावल, आलू, ब्रेड, ये किसमें पाया जाएगा? इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। समझ गए? यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? इज द राइट आंसर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, एक बात बताना चाहते हैं सर, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आजकल, इनका कुछ उपाय है हमारे पास। तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, सारी जिंदगी कटे मौज में, मारी तो ना कट रही है और घर में इतनी पढ़ रही है पर फिर भी सर जी की क्लास चल रही है। समझ में आ रही बात? तो भाई पढ़ाई करना शुरू कर दो, नहीं तो डंडा रखा है, बोर्ड पेपर आएगा तो इसी से फिर हम आपको धुनेंगे, ठीक है? चलो अच्छा, मैं तो मजाक की बात थी, बस ऐसे आप लोगों को हंसाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण जो होता है, यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण, ठीक। अब कह रहे हैं वायु में उपस्थित, अब वायु में उपस्थित डैश के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। यानी वायु में क्या क्या उपस्थित होता है भाई? देखो क्या करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन, सल्फर तथा हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम। तो भाई ये जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें जो है ना वो मैग्नीशियम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है? मैग्नीशियम है। और इसमें क्या है? इसमें है ऑक्सीजन। हाँ, इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक। आ गई बात समझ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ऐसे घुमा करके सवाल पूछ लेते हैं। यह है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। सर एक बार फिर से सुना दो वाला गाना। थारी जिंदगी कटे मौज में, मारी तो ना कट रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है पर सर की क्लास चल रही है। समझ गए? चलो ध्यान से इधर देखो क्या कह रहे हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि प्राकृतिक गैस, क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन। अब एक बड़ा सवाल यह है कि प्राकृतिक गैस क्या होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस अंग्रेजी भाषा में नेचुरल गैस, ठीक। अब ये जो नेचुरल गैस है, जैसे ये फिलहाल तो कई गैसें होती हैं इसमें मिलकर के, पर मुख्य अवयव जो होता है इसका वो ये होता है। इस गैस को हम प्राकृतिक गैस बोल सकते हैं। और ये हमारी कौन सी गैस है? ये हमारी मीथेन गैस है, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ रही है। अब कह रहे हैं कि इसका दहन, इसका दहन का मतलब इसको जलाना, ठीक है। तो चलो मीथेन का दहन कराते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्शन करेगा, फिर ये कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के क्या बनाते हैं? पानी बना देते हैं। रिएक्शन हमने बैलेंस नहीं करी है, बस हमने आपको समझा दिया है, ठीक। तो बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि भैया किसी भी चीज का अगर दहन होगा तो उष्मा तो निकलेगी, संयोजन तो है नहीं, क्योंकि संयोजन तो तब होती बेटा जब दो लोग मिलकर के एक उत्पाद बनाते, है ना। यहां तो दो दो उत्पाद बन रहे, तो बच्चों ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है।
समझ गए। अपघटन भी नहीं होगा, उसमें एक अभिकारक दो उत्पाद बनाता है ना, यहां तो दो दो अभिकारक हो गए। उष्माक्षेपी और विघटन, विघटन अपघटन एक ही बात हो रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा उष्माक्षेपी। क्यों उष्माक्षेपी होगा? क्योंकि इसमें प्लस में क्या निकलेगी? उष्मा भी निकलेगी। क्या निकलेगी? उष्मा भी निकलेगी। तो ये हमारा हो जाएगा उष्माक्षेपी अपक्रिया। सर क्या होती है उष्माक्षेपी अपक्रिया? उष्माक्षेपी अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो, है ना। उष्माक्षेपी अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है, ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें उष्मा का क्या हो रहा हो? उत्सर्जन हो रहा हो। उस अपक्रिया को कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। आई होप ये बात बेहतर तरीके से हमारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। ठीक है सर, मैं आपसे पढ़ करके 91 मार्क्स लेकर के आया हूं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या भाई नाम है तुम्हारा? नाम है आपका सूरज कुमार। बढ़िया, बहुत बढ़िया सूरज, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और ऐसे ही चमकते रहो बेटा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस सूरज बच्चे का नाम रहेगा। भाई बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कह रहे हैं? अगला सवाल है हमारे पास, कह रहे हैं कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए। अरे सर, ह्रास का मतलब क्या होता है? ये किसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमी। यानी कि अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही हो और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, है ना, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो जाए? ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुनो ध्यान से, नोट कर लेना बच्चों इसको। एक अभिक्रिया होती है जिसमें जो कि होती है हमारे पास ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि, है ना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, ये नोट कर लेना। और एक और अपक्रिया होती है जिसको बोलते हैं अपचयन। अपचयन अपक्रिया में होती है हमारे पास ऑक्सीजन की कमी, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास। ठीक, तो अब ये ह्रास हो रहा है यानी कि कमी हो रही है, तो अपचयन होगा, उपचयन नहीं होगा। सर उपचयन क्या होता है? जो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है ना, उसी का एक दूसरा नाम भी होता है और जिसको बोलते हैं हम लोग उपचयन। बोलो क्या यहां तक समझ में आ रही बात? अच्छा, संक्षारण हो गया हमारे पास, और संक्षारण इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन। अंग्रेजी भाषा में इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अब मैं सारे बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो एक बार क्लास में फायर इमोजी के साथ बताओगे यस सर, हमें समझ में बेहतर तरीके से आ रहा है, और ऐसे ही आप क्वेश्चन कराते रहो बोर्ड एग्जाम तक ताकि हमारी तैयारी पूरी हो जाए। ठीक है, तो एक बार फायर इमोजी के साथ बताओगे। ठीक है, चलो तो एक बार फटाफट से सर, जब बच्चे हमारे बताने लगे तो बताना। और सर जो आंसर बच्चे हमारे करते हैं ना, उनका परसेंटेज भी हमको बता दिया करें, है ना, तो मजा आ जाएगा बच्चों को हमारे। कह रहे हैं नमक के घोल में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2022 में पूछा गया है। सवाल है कि नमक के घोल में, अब नमक का घोल क्या होता है? नमक का घोल का मतलब बात हो रही है NaCl की। ठीक, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है AgNO3। ठीक, नमक का घोल है यानी NaCl है, और सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के बाद क्या कह रहे हैं कि एक दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। क्या प्राप्त होता है? एक दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। रिएक्शन होगी कैसे? Na चला जाएगा NO3 के पास, तो NaNO3 बनेगा और AgCl बनेगा। Ag क्या बनेगा? Cl बनेगा। तो ये कह रहे हैं एक दही जैसा पदार्थ बनता है, दही जैसा पदार्थ। अब सुनिएगा, जो ये दही जैसा पदार्थ बना, आंसर पे मत जाओ बेटा, कॉन्सेप्ट समझो। ये जो दही जैसा पदार्थ बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है अवक्षेप। इसको कहा जाता है अवक्षेप। यानी इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बर्तन है। ठीक, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बर्तन है और आपने इसमें ये डाल दिया और ये डाल दिया, दोनों रिएक्शन कर गए और एक पदार्थ नीचे इस तरीके से बैठ गया। ठीक, और जो कि तली में इस तरीके से बैठ गया। ये जो नीचे इस तरीके से बैठा इसको कहते हैं अवक्षेप, और अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्रेसिपिटेट। समझ में आ रही बात? तो जो दही जैसा पदार्थ बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवक्षेप। फिर क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं यह कौन सी अभिक्रिया है? अब आप मुझे बताओ, यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर मुझे दिखाई दे रही है आयनों की अदला बदली। क्या दिखाई दे रही है? आयनों की अदला बदली। अब ध्यान से देखते जाना क्या हो रहा है? आयनों की अदला बदली हो रही है। ठीक, अब इसके हिसाब से
इस अभिक्रिया का जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो एक अभिक्रिया ऐसा नहीं हो सकता कि केवल वही हो सकती है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं करेक्ट। तो द्विविस्थापन तो है ही, लेकिन विस्थापन नहीं है, संयोजन भी नहीं है, संयोजन के लिए दो लोग जुड़ के एक बनाते, है ना, उदासीनीकरण भी नहीं है, ये आपको अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा, अरे सर हमारे स्कूल में तो अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ाई नहीं गई। तो मैं आपको बता देता हूं कि अवक्षेपण अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम 2024 के साथ साथ में 25 में भी आई है, और जब भी आती है 2 नंबर के साथ आती है टिप्पणी लिखने को, और तुमसे बोला जाएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बता दो। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिले और मिलने के बाद एक ऐसा उत्पाद बने जो दही जैसा हो एकदम, ठीक, उस दही जैसे पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। और इस अभिक्रिया को जिसमें गाढ़ा पदार्थ बनता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा सवाल हमसे जो है कितने परसेंट, 35%, हाँ 42% बच्चों ने कहा है कि ए ऑप्शन होगा। नहीं भाई, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। डिटेल में पढ़ते हैं अभी आगे, ठीक। आगे देखो क्या करें, हाँ ये देखो आ गया भाई विस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, मैं पूरा लिख के बता दूंगा। ये वाला सवाल पहली बात तो एनसीईआरटी का है, दूसरी बात तो ये है कि कई बार पूछा गया है, ठीक, 2022 में भी आया है। क्या कह रहे हैं सवाल में, कह रहे हैं दानेदार जस्ता, जस्ता का मतलब क्या होता है, जिंक। तो दानेदार जस्ता यानी कि बच्चों ये हो गया जिंक। फिर कह रहे हैं कि जो ये जिंक है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पर डालते हैं इसको। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, इस पर डालते हैं, ठीक। और डालने के बाद कह रहे हैं कौन सी गैस बनती है। तो पहले तो अपने दिल और दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि मान लो सर कोई बॉटल है क्या, यहाँ पे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास ये एक बॉटल है, ठीक, ये एक बॉटल है और इस बॉटल में एक आपने अम्ल भर रखा है। क्या भर रखा है आपने, अम्ल। और आपके पास कोई एक मेटल है, इस तरीके से कोई एक मेटल है। इस मेटल को यदि आप इस अम्ल के अंदर डालोगे, सुनते जाना, इस मेटल को यदि आप इस अम्ल के अंदर डालोगे तो क्या होगा, सुनते जाना, तो क्या होगा, तो इससे एक गैस बनने लगेगी। और वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। इस बात को नोट कर लेना कहीं पर कि मान लीजिए आपके पास एक इस तरीके से कैपलरी हो, यानी कि जिसको हम लोग कैपलरी या हम बोल सकते हैं जैसे आपके पास टेस्ट ट्यूब हो, ठीक, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब हो। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या भर रखा है, इसके अंदर आपने अम्ल भर रखा है ना। और उसके बाद अब जैसे ही आप इसके अंदर कोई धातु का टुकड़ा डालोगे, धातु का टुकड़ा डालोगे, क्या होगा, क्या होगा, इससे एक गैस निकलने लगेगी, इससे एक गैस निकलने लगेगी। और वो कौन सी गैस होगी, वो एक हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी गैस होगी, वो एक हाइड्रोजन गैस होगी। क्या यहां तक समझ में आ गया। तो अब मन में सवाल आ गया कि भैया अगर ZnSO4 से रिएक्शन करेगा तो गुरुजी ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये वाली जो अभिक्रिया आप देख रहे हो, ये अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया है ना। ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन, क्योंकि जिंक एक बहुत क्रियाशील तत्व था, ठीक, जिसने हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन करा और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, और ये इस तरीके से हाइड्रोजन बनी और ऊपर उड़ गई। एक प्रश्न में कितने प्रश्न बता रहा हूं, पहले वो ध्यान दो, ठीक। अब बच्चों फिर से ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा, कह रहे गुरुजी ये तीर का निशान क्यों लगाया है। तो अगर तीर का निशान ऐसे बना दिया जाए तो इसको बोलते हैं गैस, यानी ये जो H2 है वो गैसीय अवस्था में है। और अगर तीर का निशान नीचे बना दिया जाए तो इसका मतलब होता है अवक्षेप, यानी कोई गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बन करके तली में बैठ गया है। समझ गए। तो ये दो का मतलब भी नोट कर लेना, कॉपी पे लिख लेना अपने, ठीक है, समझ गए इतनी बात। दूसरी चीज सुनो, अब एक बड़ा सवाल आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि भैया इससे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हम कैसे पहचाने गुरुदेव। तो मेरी बात सुनते जाना, हम कैसे पहचाने, हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएंगे, और किसके पास जाएंगे जलती हुई मोमबत्ती लेकर के, इसके पास जाएंगे जलती हुई मोमबत्ती लेकर के। जैसे ये जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएंगे, यहां से एक धमाका हो जाएगा, यहां पर एक धमाका हो जाएगा, और धमाका होने के बाद
एक ध्वनि उत्पन्न होगी। कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी? पॉप पॉप, जैसे बलून नहीं फूटता है वैसे ही, ठीक। तो एक पॉप जैसी क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना, यानी एक साउंड उत्पन्न होगा जो कि कैसा होगा? पॉप जैसा होगा। और ये सवाल भी कई बार पेपर में आया है कि यदि हम किसी भी एक गैस के पास में जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि वह गैस कौन सी है? तो वो मोमबत्ती ले जाएंगे और धमाका होगा, पॉप जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी, और फिर उसके बाद हम बता देंगे कि ये हमारी जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। इज इट क्लियर टू यू? एक बार फटाफट से बता दो बच्चों, आ गया ना समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सबको क्लियर? अच्छे से आ गया? हाँ, चलिए, तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। आगे चलते हैं। अब ये सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल है हमारे पास, ऐसा समीकरण है जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। इसका मतलब गुरुदेव नहीं समझ पाए हम। चलो मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास कुछ अभिकारक है और ये तीर है, ठीक, और इधर उत्पाद है। अब एक एग्जांपल लिख करके बताता हूं। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और इधर हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैग्नीशियम का एक ही परमाणु हमें दिख रहा है, राइट। ऑक्सीजन के मुझे 2 दिख रहे हैं, है ना, पर यहां पर मुझे ऑक्सीजन का 2 परमाणु नहीं दिख रहा, मुझे एक ही परमाणु दिख रहा। यानी इधर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और इधर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या ये बात समझ में आ गई? आराम से समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि मैं मैग्नीशियम लिख लूं, मैं ऑक्सीजन लिख लूं, और मैं यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दूं, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूं कि भैया मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन गड़बड़ कर रहा था, 2 लगाया, यहां पर भी 2 लगाया। अब जो हमको यहां पर मिल रहा है, अब मुझे जो यहां पर मिल रहा है, नीचे वाली जो रिएक्शन अब मुझे मिलेगी वो कैसी मिलेगी? यह वाली जो मुझे दिखेगी वो कैसी दिखेगी? यह वाली मुझे दिखाई देगी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यानी ये वाली कैसी दिखाई देगी? ये वाली मुझे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया दिखाई देगी, और ये वाली मुझे असंतुलित दिखाई देगी, और ये वाली मुझे संतुलित दिखाई देगी। क्या बच्चों यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात? तो ये हो गया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। चलो अब एक काम कर दो फटाफट से। आंसर तो बता दिया आपने कि अगर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है गुरुदेव, तो फिर ये संतुलित तो नहीं हो सकती। पूर्ण और अपूर्ण क्या होता है गुरुदेव? अगर ये भी बता दो तो बात समझ में आ जाएगी। चलिए मैं आपको ये भी बताता हूं कि पूर्ण और अपूर्ण क्या होती है। मैं बता देता हूं, ओरल भाषा में पूछा नहीं जाएगा, ठीक। ये मैंने इसके अंदर कोई लिक्विड ले लिया, ठीक, और ये कौन सा है भाई? ये अम्ल है। मैं इसके अंदर कोई धातु डालूं और अभी हाइड्रोजन गैस बनना शुरू ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? अपूर्ण। यानी अभी रिएक्शन चल रही है ना? अरे मेरी बात समझे। और फिर उसके बाद जब धातु डाल दूं, हाइड्रोजन गैस पूरी तरीके से बन करके अलग हो जाए, निकल जाए सारी हाइड्रोजन गैस, पूर्ण हो गई। यानी पूर्ण का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये तो बच्चा बता देगा। तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। तो संतुलित और असंतुलित का मतलब हम लोग समझ गए। अब 75% बच्चों ने कहा है बहुत अच्छा। चलो अब एक काम कर दो, सारे बच्चे जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें। दूसरी बात, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। वो लोग फटाफट से इस वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि मजा तो तभी आएगा जब आप शेयर करोगे। अगली चीज मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल के ऊपर आपको डेली 7 बजे आपको क्लास मिला करेगी, ठीक है। कब मिलेगी आपको? डेली 7 बजे आपको क्लास मिला करेगी। आप डेली आइए 7 बजे शाम को। अब क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? अब देखो, इधर हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, इधर तो 1 दिख रहा, ये वाला नहीं हो पाएगा, ठीक। इधर हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है। इधर हमारे पास क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन है। ये वाली रिएक्शन बैलेंस हो गई और यही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, इधर तो 2 है, ये वाला नहीं होगा। इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 1 ही है, ये वाला भी नहीं होगा। तो कितने बच्चों ने सर इसका आंसर बी दिया है? 80% बच्चों ने कहा है। भैया जो 20% बच्चे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, बुरा मत मानना मेरे लाल, गलतियां हो रही हैं, सीखोगे मैं जानता हूं, लेकिन गिनती गिनना भी नहीं आ रहा है क्या? हाँ, इधर
इधर दोनों तरफ बस आपको काउंट करना है और कुछ करना ही नहीं है, समझ गए। चलो अगला सवाल हमारे पास है, कह रहा है कि विकृत गंधिता के लिए आपसे पूछा गया है कि उत्तरदायी, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अपक्रिया कौन सी है। आपके यहाँ ठंडक हो रही है कि नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत ठंडक हो रही है यार। बाहर अभी मैं निकला था, यहाँ यूपी में लखनऊ से हूँ बच्चों में, और बाहर अभी निकले थे, बिल्कुल जैसा लग रहा है शिमला जैसा माहौल है, इतनी ठंडक पड़ रही है। ठीक है, कोहरा ही कोहरा है, और अभी कोहरे में कहीं जम न जाए इसलिए हमने सोचा चलो क्लास चलाएं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता यानी, अब विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत का मतलब होता है अजीब। ठीक है, मेरी बात समझना, तोड़ करके पढ़ो इसको। विकृत, विकृत का मतलब होता है अजीब। कहेंगे भैया बड़ा विकृत प्राणी है, अजीब प्राणी है। ठीक है, और गंधिता का मतलब क्या होता है? गंधिता का मतलब क्या होता है? गंधिता का मतलब है गंध। यानी सर समझ गए कि विकृत गंधिता का अर्थ है अजीब गंध। तो कह रहे हैं कि विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी कौन सी अपक्रिया है? आखिर क्या होता है विकृत गंधिता में, मैं बताता हूं। अब तो मार्केट से खरीद के लाए क्या? मार्केट से खरीद के लाए क्या? मार्केट से खरीद के लाए भैया पिज्जा। समझ में आ रही बात? क्या खरीद के लाए? मार्केट से खरीद के लाए तुम पिज्जा। अब पिज्जा के अंदर क्या था भाई? बहुत सारा फैट था, बहुत सारी वसा थी उसके अंदर। समझ में आ रही बात? अब क्या हुआ बेटा? अब क्या हुआ कि ये पिज्जा का फिर क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीकरण, क्योंकि वायुमंडल में तो बहुत सारी ऑक्सीजन थी, तो पिज्जा का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और पिज्जा के अंदर एक अजीब सी गंध आने लगी, और हम खा रहे थे बैठे, मम्मी आई चप्पल लेकर के दो मारी, कह रहे बहुत ज्यादा पिज्जा खाने का शौक है, देख नहीं रहे हो पिज्जा के अंदर अजीब सी गंध आ रही है, खराब हो गया। तो मम्मी को तुम बताओ, मम्मी पिज्जा का हो चुका है ऑक्सीकरण, और पिज्जा के अंदर अब विकृत गंध आ गई है, इसे विकृत गंधिता बोलते हैं। और मम्मी पता है इसमें क्या होता है कि ये पिज्जा जो है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, और इसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक, तो विकृत गंधिता के लिए क्या होता है? इसमें तेल या फिर वसा का हो जाता है ऑक्सीकरण। तो ये वाला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है, पहली बात तो यह है 2022 में आया, और दूसरी चीज यह है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ रही है बात? एक बार फटाफट से बता दो। क्लियर हो रहा है सभी को? भाई ये कौन पैसे वाला आदमी है भाई? 200 रुपया भेज रहा है हमको, और फिर कोई 100 रुपया भी भेज दिया भाई। चलो बहुत बढ़िया, कल पार्टी। ठीक है, कल से तुमको पार्टी पिज्जा की देंगे आप। ठीक है जी। क्लास 11th में मैथ बेटा चलती तो है, क्लास 11th की मैथ ऐप पे चलती है, अभी 5वां चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक, देखो जरा ध्यान से, आ रही बात समझ में? अगला सवाल है बच्चों हमारे पास कि निम्न में सूर्य के प्रकाश से अपघटित, बहुत अच्छे सुनो, निम्नलिखित में से कौन सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है? अब आपने एक अपक्रिया पढ़ी होगी, अपघटन अपक्रिया, उसके अंतर्गत 3 अपक्रियाएं पढ़ी होंगी, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, और साथ में एक और अपक्रिया पढ़ी थी आपने, उष्मीय अपघटन। ठीक, तो कह रहे कौन सा सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? अब यहां पे मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो हर साल पेपर में आते हैं, सुनो ध्यान से। अब एक उत्पाद होता है जो कि एक अभिकारक होता है जो कि है AgCl, यानी जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब इसको जैसे ही मिलता है सूर्य का प्रकाश, यानी इसको जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिलता है, ये सूर्य के प्रकाश में Ag हो जाता है अलग और सिल्वर हो जाता है अलग। आ रही बात समझ में? और फिर उसके बाद जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो ऐसे बैलेंस हो जाता है। ठीक, अब समझना, यानी ये क्या है? ये है बच्चों सिल्वर क्लोराइड। अब आपको आइडिया लग गया ना कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? तो ये आ गया सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास सिल्वर, और ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चों हमारे पास क्लोरीन। यानी हम समझ गए कि सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन बना देना, यह अपक्रिया कहलाती है प्रकाश अपघटन अपक्रिया। मैं एक एक पॉइंट क्यों आपको नोट करके बता रहा हूं? क्योंकि बच्चों मैं जानता हूं कि आपको एक एक पॉइंट नोट करके कोई नहीं समझाएगा। किताब में भी आप ढूंढने के लिए जाओगे, इसका आंसर देखोगे, बस ऐसे आंसर बता दिया जाएगा। लेकिन अगर जी ठीक है बेटा, बताया तो कि क्लास जो होती है वो हमारे ऐप के ऊपर होती है, और जो आप मुझे यहाँ पे आकर के बार बार चैट में 200 रुपये सेंड कर रहे हो, इससे बेहतर है कि जाओ भाई, 2 बार आप सेंड कर चुके हो, इतने में तो आपको 11th का पूरे साल भर का कोर्स मिल जाता। आराम से आप मैथ कवर कर लो जा करके, है ना।
चलो देखो बच्चों, अच्छा कह रहे हैं जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, और वैसे मैंने 11th ऑलरेडी पढ़ा रखी है इसी चैनल के ऊपर। यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो वह उसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? सुनो ध्यान से, ऊर्जा कहें या हम कहें उष्मा, बात एक ही है, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी ही होती है। ठीक, अब ये उष्मा के आधार पे अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक अभिक्रिया होती है उष्मा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, और एक अभिक्रिया होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। बच्चों, जो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, इसमें आपको उष्मा देनी पड़ती है। ठीक, और इसमें उष्मा निकलती है, जैसे कोई चीज जला दो तो बहुत सारी उष्मा निकल आए। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अवशोषण, यानी कि उष्मा शोषी। ठीक, तो उष्मा शोषी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी बात। वियोजन नहीं होगा, उष्माक्षेपी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलो अब मैं आपको ना एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं, और ये चीज तुम्हारे फायदे की है, इससे तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनो ध्यान से बच्चों। डेली जब आप शाम को 7 बजे हमारी क्लास में आते हैं, तो पहला काम एक क्या करिए कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, तुम्हारा बेनिफिट है। कैसे है बताता हूं। इस वीडियो को जब आप इसको लाइक करोगे, ये और बच्चों तक जाएगा, फिर जितने बच्चे ज्ञानोदय के ऊपर बढ़ते जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, और हम आपके लिए और मेहनत करना शुरू करेंगे, तो इसमें आपका और बेनिफिट हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी हम आपके लिए मेहनत करते हैं, बराबर करते हैं, हम और भी करने को तैयार हैं। ठीक, अगली चीज कि जब भी वीडियो आप देखो, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि भाई ऐसे भी पढ़ाई होती है कहीं पे। क्योंकि कर भला सो हो भला, भगवान ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ईश्वर ऊपर से देख रहे हैं कि आप कितने दयालु हो। यदि आपके अंदर ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की आप हो, तो भाई भगवान आपको उसी तरीके से फिर परिणाम देगा। तो ऐसे में आप दयालु बनो, भगवान पे भरोसा रखो और अपनी मेहनत करते रहो। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो भाई क्लास को दो चीजें जरूर कर दिया करें आप लोग। पहली चीज, आप क्लास को लाइक कर दिया करें। दूसरी चीज, जब क्लास में आते हैं तो आप इसको शेयर कर दिया करें। शेयर का बटन होता है, दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। सर हमारे कितने बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है? 75। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल है आपका NCERT। लिखा है क्या उधर? नहीं लिखा? भाई लिख दिया करो। हाँ, ये आ गया सवाल। क्या लिखा है सवाल में? लिखा है कि Cu+O2 एरो बना है, और उसके बाद यहां पे इस तरीके का एक सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल को कहा जाता है डेल्टा सिंबल। इसको त्रिभुज मत बनाना, ये क्या है? डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये दोनों गर्म किए जा रहे हैं। ठीक, अब सुनना, अब आप ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है? Cu का मतलब क्या होता है? कॉपर। ठीक, कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है? जलाया जाता है, और जलाने के बाद बनता है कॉपर ऑक्साइड। मैं इसमें 3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको इसी के अंदर, सुनते जाओ। यहां पे आप देख रहे हो कि जो Cu है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना? यानी आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि भैया यहां पर मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और जब ऑक्सीजन का योग होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अभिक्रिया कौन सी होती है? तो अभिक्रिया होती है हमारे पास ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हमारे पास होती है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हमने 2 चीजें तो आपको बता दी कि भैया देखो इधर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और इसको उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों के नाम से जानते हैं। तो ये बात बता दी। अब दूसरी चीज सुनो बहुत ध्यान से। जिस अभिक्रिया में, अगर बहुत ध्यान से सुनो, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक पदार्थ बोलते हैं। क्या कहा हमने? जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक पदार्थ बोलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया हमने क्या कहा? हमने आपसे क्या कहा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि Cu का क्या हो रहा है? Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है, Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, अभी क्वेश्चन और भी है हमारे पास। Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो Cu का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको Cu को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम लोग अपचायक पदार्थ। इसको क्या बोलेंगे? अपचायक पदार्थ, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, तो ये आपको बहुत डिटेल में हमने इतनी बात समझा दी। क्या हमारे बच्चों को इतनी बात क्लियर हो रही है?
कितने? 65। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। और इसको भी नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, यहां पे क्या लिखा है, कह रहे हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से अलग कर दे, तो विस्थापन होती है ना। तो विस्थापन तो इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं कि जिसमें आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है। सर इस बात को नहीं समझ पाए, थोड़ा डिटेल में बताओ। सुनो, एक थी सोनम, ठीक है, एक थी सोनम, और सोनम और राजू एक साथ जो है रहते थे, दोनों विवाहित थे। इन्होंने कहा नहीं भाई, अब एक थी रानी, है ना, और एक था राजा। ठीक, अब सोनम ने कहा कि भाई देखो ऐसा है ना कि राजू हमारी तुम्हारे साथ पट नहीं रही है भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और हम आपको ले जाएंगे कहाँ, पहाड़ों पे, वहां से तुमको फेंक देंगे, जैसे अभी अनहोनी आपने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर। तो भाई ऐसा ना करें, है ना, ऐसे में बहुत सारे माँ बाप के जो सपने होते हैं ना टूट जाते हैं। तो बड़ा दुख हुआ ये कहानी सुन करके जो अभी आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे। तो बच्चों फिर क्या हुआ कि राजू जो है ना वो किसके साथ चला गया, रानी के साथ, और राजा किसके साथ, सोनम के साथ। यानी यहां पे क्या हुआ, आयनों की अदला बदली हो गई। जैसे एग्जांपल, जैसे AgCl के साथ है और NaNO3 के साथ है ना। फिर क्या हो जाए, AgNO3 के साथ जाके AgNO3 बना ले और NaCl के साथ जाकर के NaCl बना ले। तो ये जो रिएक्शन आपको यहां दिखाई दे रही है बेटा, वो कौन सी अपक्रिया हो गई, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसे हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। करेक्ट आंसर सी होगा। सर हमारे कितने बच्चों ने सी कहा है? 60। वाह बहुत अच्छा। अगला सवाल है हमारे पास कि वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि अभिक्रिया की दर का मतलब क्या होता है ना। अभिक्रिया की दर का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया की दर का मतलब होता है कि भैया अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया कितनी तेज होने लगती है, बहुत तेजी से हो जाती है अभिक्रिया की गति। अब बड़ा मजाक वाला मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा और उसके बाद ये सवाल का आंसर आपको जिंदगी भर याद रहेगा। सुनो, ये है तुम्हारी मम्मी, है ना, यानी तुम्हारी माताजी, और ये है पिताजी। बड़ी खुशहाल जिंदगी है, मम्मी पापा की कभी लड़ाई नहीं हो रही थी। हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि होता हो। अब मान लीजिए पड़ोस वाली भाभी आई, है ना, पड़ोस वाली भाभी आई और हमारे पापा से बोल रही हैं कि, हमारे पापा से क्या बोल रही हैं, हमारे पापा से बोल रही हैं कि देखो भाई बाबा ऐसा है, आप काम वाम मत क्या करो, हाँ आप काम करते हो अच्छा नहीं लगता हमको। हाँ, अब भाभी आई और पापा के कान भर दी और बोली कि देखो भाई, हमारे बारे में बोल दिया कि देखो काम वाम नहीं करते हैं, सुबह शाम बस अपने पे रहते हैं, थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए, इन पे ध्यान दो, आप कब तक काम करते रहोगे, आप भी उम्र हो गई है। अब पापा का दिमाग मान लीजिए खराब हो जाए, अब पापा उठे और मम्मी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल दे। यानी भाभी ने बस अपना काम कर दिया, रिएक्शन में भाग नहीं लिया, मम्मी और पापा की लड़ाई करवा के चली गई। अब भाभी कौन है? भाभी है कैटलिस्ट, और भाभी क्या काम करती हैं? लड़ाई कराने का काम करती हैं। यानी भाभी का काम क्या है? भाभी का काम है लड़ाई का झगड़ा करवाना। इज इट क्लियर टू यू? यानी वह पदार्थ जो जिसकी उपस्थिति मात्र से किसी भी अपक्रिया की दर यानी उसकी गति बढ़ जाए उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। और ये उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता, समझ गए? यानी कि पापा मम्मी लड़ गए भाभी के चक्कर में, भैया इधर भाभी ने लड़ाई लगवा दी, तो अब ये क्या हुआ? उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक, आपको ये बात आराम से समझ में आ रही होगी। बोलिए क्या समझ में आ गया सभी को? क्या आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? बोलो, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, हमको लगता है मजाक में समझा रहा हूं पर काम की चीज है बेटा। कह रहे हैं श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है ना बच्चों? क्या बोला जा रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? श्वसन में होता क्या है? श्वसन में होता क्या है? रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसमें होता है हमारे पास ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? और जब श्वसन होता है तो साथ साथ में क्या होता है? उष्मा भी उत्सर्जित होती है।
है ना, यानी उष्मा भी बनती है। 2 पॉइंट आप याद रखो, यानी कि इसमें उष्मा का उत्सर्जन भी होता है, उष्मा भी बनती है साथ साथ में, ठीक। तो इस बिहाफ पे अगर ये देखें तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होनी चाहिए और उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये उष्मा क्षेपी अपक्रिया भी होनी चाहिए। तो इसमें देखिए क्या ऑक्सीकरण ऑप्शन में है? नहीं है, अपचयन हो नहीं सकता, ठीक। संयोजन है नहीं, क्यों संयोजन नहीं है? क्योंकि संयोजन में 2 उत्पाद मिलकर के 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, चूंकि इसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है इसलिए शोषी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर होगा उष्मा क्षेपी, क्योंकि इसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा, उष्मा हमें देने की जरूरत नहीं है, उष्मा स्वयं निकलेगी। जैसे आप सांस छोड़ते हैं, गरम गरम हवा निकल रही है ना, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं। तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि भैया यहाँ पे हमें डिटेल में हमने बता दिया आपको। कितने बच्चों ने सर दिया आंसर? 88%, 48%, वाह क्या बात है, ठीक। पर याद रखना गलत मत करना पेपर में। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जैसे हमने कहा कोई एक बर्तन ले लें ऐसे, ठीक, और इस बर्तन में हम क्या भर दें, इस तरीके से कोई एक लिक्विड भर दें, ठीक। अब ये लिक्विड भरने के बाद इसके अंदर कोई दूसरा लिक्विड डाल दें और फिर उसके बाद रिएक्शन हो जाए और ये पदार्थ नीचे बैठ जाए, है ना, यानी एक गाढ़ा पदार्थ बन जाए। और ये गाढ़ा जो पदार्थ नीचे बन जाएगा इसे क्या बोलेंगे? अवक्षेप बोलेंगे। तो कह रहे हैं जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन? नहीं भाई। क्या अवक्षेपण? यस। संयोजन नहीं बोलते, वियोजन नहीं बोलते, यानी करेक्ट आंसर होगा अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसके अंदर अवक्षेप का निर्माण होता है और अवक्षेप क्या होता है? एक गाढ़ा पदार्थ होता है और वो नीचे तली में बैठ जाता है। क्या बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? सर क्या हमारे बच्चे कुछ लिख रहे हैं क्या? एक बच्चा क्या हाथ जोड़ करके लिख रहा है भाई? सर भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर करा देना। ठीक है भाई, बिल्कुल करा देंगे, आप निश्चिंत रहो, ठीक है, बिल्कुल करा देंगे। चलो आ जाओ इधर, हमारे पास ये सवाल हमारे पास क्या है? कह रहे हैं कि Mg+O2 और बनता है MgO। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ध्यान से देखो, यहां पे हमें दिख रहा है मैग्नीशियम अकेला है, फिर ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, यानी 2 अभिकारक हो गए और इससे एक उत्पाद बनता है और वो उत्पाद है MgO। यानी ये वियोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती, ये संयोजन मुझे दिख रही है, वियोजन नहीं हो सकती, ये मुझे संयोजन दिख रही है ना, संयोजन अभिक्रिया होगी, ये दोनों भी नहीं हो सकती, ठीक। उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में हो उसे उपचयन अपचयन बोलते हैं। अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा, उसको भी डिटेल में समझेंगे। क्या यहां तक सभी को क्लियर? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे मेहनत करोगे। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार क्लास के अंदर ना फायर इमोजी हो जाए, एकदम बिल्कुल हाई क्लास में एक बार फायर इमोजी हो जाए, पूरी क्लास में बहुत तेजी से फायर हो जाए फायर एक बार फायर हो जाए भाई। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चूना पत्थर। अब बड़ा सवाल यह है कि चूना पत्थर क्या होता है ना, बड़ा सवाल यह है कि चूना पत्थर क्या होता है। चूना पत्थर का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहा चूना पत्थर को अगर आप उष्मा दे दो, क्या दे दो आप? हीट दे दो, आप दे दिया हमने, और जब आपने उसको उष्मा दे दी तो इससे बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये CaO बन गया, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि CO2 प्राप्त हो जाएगा, CO2 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, पहली बात तो आपको उष्मा देनी पड़ रही है इसमें, है ना। अब देखो ना कि भैया इसको आप उष्मा देते हो तो उस बिहार पे मुझे उष्मा शोषी दिख रही है, क्षेपी तो नहीं है, यानी ये काम खत्म इसका। दूसरी बात, विस्थापन नहीं है, विस्थापन होने के लिए भी कोई अधिक क्रियाशील तत्व इससे रिएक्शन करता, तो ऐसा भी नहीं है। संयोजन दिख नहीं रहा, क्योंकि संयोजन के लिए 2 अभिकारकों का मिलकर के एक उत्पाद बनाना जरूरी है, ये नहीं हो सकता। अपघटन इसका करेक्ट आंसर होगा। और अपघटन के भी 3 टाइप पढ़े थे, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, उष्मीय अपघटन। तो इसमें अभिक्रिया जो यहां पे मुझे दिख रही है, कौन सी अभिक्रिया है? ये उष्मीय अपघटन है। कौन सी अभिक्रिया है? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। क्या सर हमारे बच्चे आंसर लिख पा रहे हैं सही तरीके से?
57% बच्चों ने कहा है कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा उष्मीय अपघटन अपक्रिया, और ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक, तो ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है चूना पत्थर। ऐसे डिटेल में पढ़ाऊं ना, अगर चाहते हो कि डिटेल में पढ़ाओ तो एक बार सारे बच्चे करेक्ट यस लिख देना। एक बार यस होना चाहिए सारे बच्चों से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट कर रहे हैं। पता आपको लगभग 1500 बच्चे क्लास में हैं और उसमें से आधे बच्चे भी चैट में आंसर नहीं दे रहे हैं, वो सब नोट कर रहे हैं। मुझे सब पता है। सर आपको कैसे पता चला कि हम नोट कर रहे हैं? सिस्टम बताता है हमारा भाई कि कितने लोग इसमें मैसेज कर पा रहे हैं और कितने लोग का हाथ बंद है भाई, वो सिर्फ देख रहे हैं या तो लिख रहे हैं, है ना। तो ये चूना पत्थर है और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। नोट कर लेना बेटा, ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आई होप ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को। अगला सवाल हमारे पास है। अब ये सवाल आया है हमारे पास कि उपचयन अपचयन अपक्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ठीक, तो उपचयन अपचयन अपक्रिया को बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें, नोट कर लेना इसको कहीं पर, वह अभिक्रिया जिसमें, और चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने ये वाला, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता हो। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ हो, ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, आ रही बात समझ में? चलो एग्जांपल के साथ बता दो सर। देखो, अगर मैं Zn ले लूं और मैं कॉपर सल्फेट ले लूं, ठीक, और अगर इससे देखूं तो ZnSO4 बन जाए और कॉपर बन जाए। ठीक, अब ध्यान से सुनना। अब यहां पर Zn यानी जिंक है। अब जिंक में अगर आप ध्यान से देखोगे अभी सिंगल है, फिर ये डबल हो रहा है। तो जब सिंगल से डबल होता है तो याद रखना कैसे हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके होता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा। ठीक, और त्याग करेगा तो यहां पर कौन सी अपक्रिया होगी? यहां पर ऑक्सीकरण होगी। यानी कि हम सर समझ गए कि जो यहां पर जिंक है ना, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। सर कैसे पता चला आपको कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है? समझा दूं ना बेटा, समझना चाहते हो ना? हाँ सुन लो, जिंक के ऊपर अभी यहाँ पे 0 चार्ज है, कोई आवेश नहीं है। यहाँ पे सल्फेट के साथ में है ना, इसलिए ये +2 में है। ठीक, तो यहां पर ये त्याग करेगा तब तो +2 बनाएगा, समझ गए? इसलिए यहां त्याग हो रहा है। कॉपर सल्फेट को अगर ध्यान से देखोगे तो कॉपर सल्फेट डबल है, डबल से सिंगल हो रहा है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, यानी कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ में हो रहा है। अभी इसको और डिटेल में समझाएंगे, क्वेश्चन ही है पूरा। अब ये हमारे पास है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये सवाल है कि संक्षारण, ठीक है, अब संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये सवाल हमसे पूछा गया है। जल्दी से बता दो, ये संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? कह रहे हैं कि उपचयन है या संयोजन है या अवक्षेपण है या अपचयन है। पहली चीज तो ये जान लो कि संक्षारण है क्या। संक्षारण वह प्रक्रिया है या कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया है जिसमें जैसे कोई भी एक धातु होती है या कोई भी एक पदार्थ होता है, धातु का क्या हो जाता है? इसका क्षय हो जाता है। क्षय का मतलब समझते हो? वो खराब हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा लोहा। लोहे में क्या लग जाए? लोहे में जंग लग जाए, रस्ट लग जाए लोहे में। ठीक है, आ रही मेरे बात समझ में? क्या लग जाए? रस्ट लग जाए। ठीक, आपने चांदी देखा, चांदी की परत जो कैसी हो जाए? चांदी की परत, चांदी जैसे मम्मी की पायल होती है ना, चांदी काली हो जाए। अरे मेरी बात समझ में? फिर उसके बाद तांबा देखो, ये जो लिख रहा हूं यहीं से सवाल बनेगा। तांबा देखो, अगर मैं तांबे के बारे में बात करूं तो तांबा क्या हो जाए? तांबा जो होता है इसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है, यानी इसके ऊपर
हरी परत जम जाती है, इसके ऊपर काली परत जम जाती है, लोहे के ऊपर भूरी रंग की परत जम जाती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संक्षारण। तो संक्षारण में क्या होता है, धातु का, इसमें क्या होता है, धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है। सुनते जाना, इसमें धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण को हम लोग कौन सी क्रिया के नाम से जानते हैं, उपचयन। मैं सर कितने बच्चों ने डी दिया है, डी वाले कितने बच्चे हैं भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है डी वाले जी। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी इस क्लास के अंदर हैं और वो कह रहे हैं कि सर मैंने अभी हाल ही में ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप के ऊपर शक्ति बैच को परचेस किया है और मेरा बैकलॉग बहुत हो गया है, तो मैं क्या करूं। बेटा बैकलॉग को पीछे से पूरा करते हुए आओ, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है ऐप के अंदर, तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आपने उसको कर लिया ना एक बार, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा बाद में। इसलिए आप पीछे से करते हुए आओ और साथ में लाइव क्लासेस भी करते रहो, ठीक। हाँ, थोड़ी सी लाइव ऐप के ऊपर क्लासेस ज़्यादा होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा बेटा, तो हमारा जो टारगेट रहता है कि 31 अक्टूबर तक हमें सिलेबस पूरा ही करवाना है, तो भाई वो सिलेबस कैसे करोगे फिर, क्योंकि अब बोर्ड पेपर है, तो थोड़ी मेहनत कर लोगे तो बढ़िया ही रहेगा ना। हम आपके सिलेबस को हर हालत में शक्ति बैच के अंदर 31 अक्टूबर से पहले पूरा करा देंगे। और मुझे लगता है मेरा 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 मैथ वगैरह का सिलेबस तो 31 अक्टूबर क्या, वो 15 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम एक एक चीज डिटेल में कर रहे हैं। और अभी सुबह भी यही था कि 1 घंटे की क्लास थी, हमने 1.5 घंटे कर दिया, तो 10 15 20 मिनट 30 मिनट में ज्यादा भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं आप लोगों की, है ना। चलें, चलो, तो अब थोड़ी सी मेहनत कर लो अच्छे से, है ना, और अच्छे से मेहनत कर लोगे तो बढ़िया सा आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक, टाइम से हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कर लो बेटा, ज्यादा, है ना। चलो आ जाओ, हमारे पास एक ये सवाल लिखा है, ये सवाल है कि भैया इसमें से उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारे पास कौन सी है, जिसमें उष्मा निकलती हो, यानी उष्माक्षेपी का मतलब कि जिसमें उष्मा का क्या होता हो, उत्सर्जन होता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिलकर के देखो यहाँ उष्मा निकल रही है कि नहीं, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर यही हो जाएगा हमारे पास, ठीक। अच्छा, इसमें एरो मुझे दिख रहा है, तो ये वाली कौन सी अभिक्रिया है, ये अवक्षेपण दिख रही मुझे, है ना, देखते जाओ, सबका बता दूंगा मैं। अवक्षेपण दिख रहा, यहाँ पे उष्मा मुझे देनी पड़ रही है, यानी ये उष्मा शोषी है, सब कुछ लिख लो, है ना, ये क्या है, उष्मा शोषी है। क्लियर होगी बात। यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो उष्मा देनी पड़ रही है, ये भी क्या है, उष्मा शोषी है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। और सर ए वाले कितने बच्चे हैं, 78% बच्चों ने कहा है ए ऑप्शन करेक्ट है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारे पास है, कह रहे हैं कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं या विकृति गंधी हो जाते हैं, एक ही बात है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि कह रहे हैं ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभी हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि अगर मान लो कोई वसायुक्त पदार्थ है जिसमें वसा बहुत ज्यादा है या जिसमें तेल बहुत ज्यादा है और कुछ खाने वाला पदार्थ है, अगर लंबे समय तक रखा रहे और विकृत गंधी हो जाए, यानी कि उसमें अजीब एक गंध उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है हमारे पास विकृत गंधिता, ठीक। और ये कौन सी अभिक्रिया होती है विकृत गंधिता के अंतर्गत, क्या विस्थापन होती है, नहीं। अवक्षेपण होती है, नहीं। अपचयन होती है, बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है, उपचयन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है तेल और वसा या जो भी खाने वाली चीजें होती हैं, उनका हो जाता है ऑक्सीकरण। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भैया तेल और वसा का इधर होता है ऑक्सीकरण, यह है उपचयन अभिक्रिया। क्या बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। 68% बच्चों ने कहा है कि भैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा। अगला सवाल हमारे पास, और ये सवाल आपका एनसीईआरटी का है, ये चीज पहले दिल और दिमाग में सेट कर लो। कह रहे हैं कि जब कोई धातु, ठीक है, अपने आसपास
अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब जानते हो क्या होता है? मॉइस्चर यानी नमी, आर्द्रता का मतलब नमी, ठीक है, आर्द्रता का मतलब नमी, ठीक। जब कोई धातु अपने आसपास कोई अम्ल से रिएक्शन कर ले, नमी से रिएक्शन कर ले, उसके संपर्क में आ जाए और वो संचारित हो जाए, संचारित का मतलब समझते हो, यानी उसका क्षय हो जाए, ठीक। और जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके ऊपर हरित परत जम जाती है, चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? क्या ये विकृत गंधिता का है? नहीं भैया, है ना। क्या ये अवक्षेपण का है? नहीं भैया। क्या अपघटन का है? नहीं भैया। किसका उदाहरण है? ये संचारण का उदाहरण है। और कितने बच्चों ने सर सी दिया है इसका आंसर? लाल, मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि इतना आसान सवाल आपने कैसे कर दिया गलत। हमको लगता है कि तुमको लाल करना पड़ेगा अभी, है? कैसे गलत हो गया तुमसे ये सवाल मेरे मुन्ना? हाँ जल्दी जल्दी बताओ भाई, कैसे तुमसे ये गलत हो गया सवाल? कैसे तुमने गलत कर दिया? लगता है आज तुम्हारी पिटाई तलनी पले दी मेले तो। हाँ मेले तो तुम्हारी पिटाई तलनी पले दी। हाँ नहीं सुधरोगे क्या तुम? यही वाला डंडा चलाएंगे तुम्हारे ऊपर हम पेपर से पहले। हाँ इसीलिए भाई पढ़ाई करो। इतना आसान सवाल फिर भी तुम गलत कर दिए। हाँ साफ साफ लिखा है कि भैया संचारित हो जाती है, अभी अभी बता करके आए फिर भी गलत। हाँ पढ़ेगा अभी तो सुधर जाओगे एक ही बार में। चलो देखो इधर, ऑनलाइन पिटाई कर देंगे हम तुम्हारी। हाँ हमसे तो ये सवाल जरा हमारे पास क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से। लिखा है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल करके उसमें कौन सी गैस भर दी जाती है? बड़ा बढ़िया सवाल भाई पूछ लिया। अब हमारे पास अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया हमारे पास एक पैकेट। अब ये इसके ऊपर क्या है भाई? ये कैसी पैकेट है? ये चिप्स की पैकेट है। अब इस चिप्स के पैकेट के अंदर एक गैस भरी होती है भैया। हाँ और वो गैस क्यों भरते हैं? तुमको बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं भैया, उनकी चिप्स खराब ना हो जाए, ठीक। अब इससे सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल लेते हैं और इसके अंदर एक गैस भर देते हैं और वो भर देते हैं नाइट्रोजन गैस। अब आप फिर सोचोगे सर आखिर ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? हाँ आखिर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है, पहली चीज तो ये ठंडी होती है, ठीक है, नॉर्मल इसका मतलब ये टेम्परेचर बहुत कम होता है। दूसरी चीज मेरे बच्चों ये होता है कि ये जो नाइट्रोजन गैस होती है, ये नाइट्रोजन गैस बहुत कम क्रियाशील होती है, ये इतनी जल्दी क्रिया नहीं करती। और आपने पढ़ रखा है कि चिप्स में के पैकेट के अंदर तो चिप्स होंगे, आलू के बने होंगे, है ना, और उसके अंदर अगर ऑक्सीजन भरी होगी तो वो खराब हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं। मार्केट से एक चिप्स का पैकेट खरीद करके लाना, 2 खरीद के लाना, एक मेरे लिए एक तेरे लिए, ठीक। अब 2 पैकेट लाना, एक पैकेट में छेद कर देना और संभाल के रख लेना, और एक पैकेट में छेद मत करना, ठीक। और उसको तुम छोड़ देना कुछ समय के लिए। एक दिन बाद देखोगे जिस पैकेट में छेद किया था उसका स्वाद अलग होगा और जिस पैकेट में छेद नहीं किया था उसका स्वाद अलग होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिसमें आपने छेद किया उसके अंदर चली गई ऑक्सीजन और उसने चिप्स से कर ली रिएक्शन। और कौन सी रिएक्शन करी? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण क्रिया। और चिप्स के पैकेट में उपस्थित जो चिप्स थी उसमें हो गई एक गंध आ गई जिसको बोलते हैं विकृत गंधिता। समझ में आ रही बात? तो अब वो जो चिप्स की पैकेट खराब हो गई थी, जिसमें आपने छेद कर दिया था उसको तुम खा लेना और जिसमें छेद नहीं किया था उसको मेरे को दे देना। समझ गए? क्योंकि हमने तुमको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। समझ में आ रही बात? हाँ चले आगे बात समझ में। चलो वेरी गुड। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर गुरुदेव नाइट्रोजन होगा। बहुत अच्छा, ठीक है, 82%। अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल हमारे पास है कि मैग्नीशियम, सुनते जाना, अगला सवाल है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कैसा एक उदाहरण है? यह बढ़िया सवाल है। मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसका दहन कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब हमसे पूछा गया है यह कैसा उदाहरण है? क्या यह एक भौतिक परिवर्तन है या फिर कोई परिवर्तन नहीं है? भाई परिवर्तन तो हो रहा है, मुझे दिख रहा है।
कोई अभिक्रिया नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता है। कह रहे कोई एक रासायनिक परिवर्तन है। मेरे लल्ला, यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है एक रासायनिक परिवर्तन, यानी कि आप इसके संगठन में अंतर देखोगे, है ना। ये मैग्नीशियम एक ठोस जैसा होगा, है ना, ऑक्सीजन गैस होगी, बन करके एक चूर्ण बन जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कितने बच्चों ने डी कहा है? 55%। शाबाश, ठीक। बाकी जो 45 गलत हैं, इस चैप्टर को मेरे से डिटेल में पढ़ना, ठीक है। अगला सवाल, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर कौन सी, वाह वाह वाह, क्या सवाल पूछा है हमसे, क्या सवाल पूछा है हमसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, मैग्नीशियम रिबन किसने किसने देखा, किसने किसने मैग्नीशियम रिबन देखा? मार्केट से खरीद के ले आओगे, ऐसा मिलेगा आपको मैग्नीशियम रिबन, बिल्कुल वैसे जैसे मम्मी के बालों में जुड़ा होता है, ठीक है, वैसे, ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम रिबन आपको मिलेगा। इस मैग्नीशियम रिबन को यदि आप नीचे से जलाना शुरू कर दो, ठीक है, क्या कर दो? मैग्नीशियम रिबन को नीचे से जलाना शुरू कर दोगे। अगर मैग्नीशियम रिबन को नीचे से जलाना शुरू करोगे, क्या होगा फिर? मैग्नीशियम रिबन को नीचे से जलाना शुरू करोगे, क्या होगा? अब इसको जैसे आप जलाना शुरू करोगे, इसमें एक ज्वाला उत्पन्न होगी, और वो ज्वाला कैसी होगी? श्वेत, यानी कुछ सफेद जैसा, है ना। तो ये हो जाएगा श्वेत ज्वाला। क्लियर होगी बात? श्वेत ज्वाला। तो लाल और चमकदार ना, हरी और चमकदार ना, नीली चमकदार ना, ठीक है, तो होगा श्वेत चमकदार, यानी एक श्वेत ज्वाला उत्पन्न हो जाएगी। और यह सवाल कई बार आपका पेपर में पूछा जा चुका है। समझ में आ रही बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? कह रहे कॉपर सल्फेट, ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दो। अब हो गया हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक। अब हम इसमें क्या डाल दें? कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया ये, ठीक, और मैं इसमें एक लोहे की कील डाल दूं, ठीक, लो इसमें हमने लोहे की कील डाल दी। अब क्या होगा? इससे एक गैस निकलेगी, है ना। ना भैया, गैस तो तब निकलेगी जब हम अम्ल होता तब, है ना। तो इसमें क्या था? इसमें था कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, हमने लोहे की कील डाली यानी Fe हो गया। कह रहे हैं कि अब बताओ क्या होगा? तो अगर ध्यान से देखोगे तो लोहा जो होगा वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, और लोहा सल्फेट के साथ जाएगा तो FeSO4 बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। क्या है बात तुम्हें समझ में आ गई? कह रहे हैं इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? आपने देखा कि जो लोहा था वो अधिक क्रियाशील था, उसने कम क्रियाशील कॉपर को उसके लवण से विस्थापित कर दिया, यानी ये जो लोहा था और ये जो हमें दिख रहा है ये कॉपर सल्फेट दिख रहा है। गुरुदेव क्या हालचाल? और यहां पे मुझे दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है आयरन सल्फेट, ये मुझे दिख रहा है आयरन सल्फेट, और ये मुझे दिख रहा है कॉपर। क्या है बात तुम्हें समझ में आ गई? यानी सर हम समझ गए कि ये जो लोहा था ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट है, कॉपर है। अब हमने देखा इस अपक्रिया को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग विस्थापन अपक्रिया। क्या हमारे बच्चों ने सर विस्थापन अपक्रिया दिया? डी कहने वाले 47, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब से आपसे पढ़ने लगी हूं अब मुझे बेहतर समझ में आता है। बहुत बढ़िया, ऐसे बस मेहनत करते रहो, ठीक है। अनुराग सिंह, बहुत अच्छा अनुराग सिंह, 31 का आंसर डी होगा, लिख करके आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया अनुराग। अगला, सैटरडे को इसलिए क्लास नहीं हुई थी, मैं आपको हकीकत बताता हूं, ठीक है, हकीकत बताता हूं कि सैटरडे को क्या हुआ। हमारे यहाँ पे सवेरे सवेरे हमको कुछ लोग देखने आ गए, लड़की का चक्कर बाबू भैया। अब सुबह सुबह आ गए, हम सो के भी नहीं उठ पाए थे, उनको देख करके हमारी तबीयत खराब हो गई। हम किसी तरीके से पढ़ा तो दिए, एक क्लास तो हमने सुबह सुबह ले ली, पर मैं आपको सच बताऊं पूरा दिन बीमार हो गए। सैटरडे कल बीमार रहा और कल संडे, 2 दिन मेरी हालत बड़ी खराब थी, यही रीजन है।
देखने उखने कुछ नहीं आया था, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको मजाक में बता रहा हूँ। हकीकत यह है कि तबीयत खराब थी बहुत। ठीक, चलो, शुक्र है ऊपर वाले ईश्वर का कि हाँ ठीक है हम खड़े हैं। देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास क्या दिख रहा है, लोहा यानी Fe, और ये हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। गर्मी क्योंकि बेटा बहुत हो रही है ना, ठंडी और गर्मी, क्योंकि क्लास में रहो तो बहुत ठंड लगती है अंदर, जैसे अभी एसी चल रही है ना, लेकिन मजबूरी है, अगर ये नहीं चलाएंगे तो ये हमारी डिवाइसेस नहीं चल पाएंगी। अभी पिछले साल बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, पता है आपको, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि लाइट नहीं आई थी पूरा दिन, हमारी 2-3 डिवाइसेस बहुत जल करके एकदम खराब हो गई थी। तो मजबूरी होती है, बिना एसी इस रूम में नहीं हो सकता है क्लास वगैरह। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या दिख रही है, अभी पीछे समझा करके यही तो आया हूं कि भैया Fe अगर कॉपर सल्फेट से करेगा रिएक्शन तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सर बी वाले कितने बच्चे हैं, अभी भी नहीं कर पा रहे हो यार। सेम चीज मैं अभी पीछे बता करके आया हूं बच्चों, ये देखो लिख करके, और फिर भी तुम गलत कर दिए इसमें। कहां की जल्दी है तुम्हें, हाँ कौन सी ट्रेन छूट रही है बेटा। और इस तरीके से अगर गलती करोगे एग्जाम में तो नंबर कटना लाजमी है, आते हुए भी गलत करोगे। तो अगर एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो, 2 चीजों पे काम करो, पहले सुनो ध्यान से और दूसरी चीज लिखो ध्यान से, बस तब जाकर के बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। सर क्या मैं अभी बैच ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो यार, जितना लेट करोगे उतना नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, उतना बैकलॉग तुम्हारा बढ़ जाएगा, फिर तुम क्या करोगे, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, अगला सवाल 33 नंबर कह रहे हैं कि Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है और ये सोडियम क्लोराइड है। देखो क्या करें, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सोडियम सल्फेट है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेरियम क्लोराइड है, यहां पर आप देखोगे तो बेरियम सल्फेट है, यानी इस बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ली और सोडियम ने क्लोरीन के साथ में, ठीक, और बन गया सोडियम क्लोराइड। इसमें कह रहे कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, यानी ये बेरियम सल्फेट नीचे तल्ली में जाकर के ऐसे बैठ जाता है। ठीक, तो ये कौन सी अपक्रिया है, पहली बात तो ये जो अपक्रिया आपको दिखाई दे रही है इसमें हो रहा है विस्थापन, लेकिन एक बार नहीं 2-2 जगह पर हो रहा है, आयनों की अदला बदली हो रही है, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, यानी ये द्विविस्थापन है, पर द्विविस्थापन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये अवक्षेप बनाता है ना, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो सकती है, यानी एक रिएक्शन याद कर लो और दोनों अभिक्रिया में वही लिख करके चले आओ। ठीक, क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गई इतनी बात। मेरे भाई ने आपसे पढ़ करके 91.67% गेन किए हैं। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको सुमन गौतम, हमारी तरफ से आपके भाई को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। आगे देखो अगला सवाल, अभी बताते हैं सर इन लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ध्यान से देखो कि 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 ऐसा कोई वर्ष नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो। हर साल ये प्रश्न आता है, और ये प्रश्न क्यों आता है हर साल, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। द रीजन इज NCERT। ये सवाल है आपका NCERT का, आप ध्यान से देख लो इसको, कैसा सवाल है, NCERT का, हर साल आता है। मैं इसको डीप में समझाऊंगा, हर चीज डीप में समझाऊंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने इससे मैं आपको 7-8 तरीके के क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा, ठीक, और उनको डिटेल में समझाऊंगा। चलो जरा गौर से देखो, पहले देखो क्या कह रहा है। सबसे पहली बात मैं लिखता हूं इधर PbO, ध्यान से देखो ये PbO है, और फिर उसके बाद ये क्या है, कॉपर है। ठीक, यहां लिख दूं, यहां जगह है थोड़ी सी, ये आ गया हमारे पास PbO, लेड ऑक्साइड, इसको लेड ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद है हमारे पास कार्बन, ये आ गया हमारे पास कार्बन, फिर मेरे पास बना Pb। सर ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो इसकी अवस्थाओं को बता रहा है, जैसे G फॉर गैस, S फॉर सॉलिड, सॉलिड का मतलब हो गया ठोस, और S फॉर सॉलिड, यहां भी सॉलिड। ये बन रहा है हमारे पास Pb। मुझे आगे जो नंबर लिखा है उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि बन क्या रहा है, कितनी संख्या में बन रहा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक, सुनो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी यहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। और ये जो कार्बन है, ध्यान से सुन, तो ये जो कार्बन है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू,
ठीक। दूसरी चीज, ये लेड ऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ठीक। तो यहां पर हो रहा है अपचयन, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी, ये हो रहा है हमारा अपचयन। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, अपने दिल और दिमाग से एक चीज हटा दो कि उत्पादों का कभी कुछ होता है, ना तो इस लेड का कुछ होगा, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। यानी क्या लेड का ऑक्सीकरण हो रहा है? नहीं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है? नहीं। क्या ये स्टेटमेंट इधर लिखे हैं, कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा का मतलब क्या होता है? लेड। भाई लेड तो उधर लिखा है, ये पहला तो गलत है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि कभी भी उत्पादों का कुछ नहीं होता, जो होगा वो अभिकारकों का ही होगा। तो कह रहे हैं सीसा अपचयित होगा, ये वाला खत्म, ये नहीं हो सकता। फिर कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किधर लिखा है? इधर। यार इसका भी कुछ नहीं होता, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। फिर कह रहे कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित का मतलब ऑक्सीकृत होना, अर्थात उसका ऑक्सीकरण हो रहा, ठीक। ये वाला स्टेटमेंट मुझे करेक्ट दिखा, सुनते जाओ। फिर कह रहे हैं लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ इसका अपचयन हो रहा है, ठीक। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मुझसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संबंध असत्य है? मुझे सत्य नहीं पूछा गया, अगर सत्य पूछते तो तीसरा चौथा यानी सी और डी वाला सत्य होता। मुझसे पूछा कौन सा असत्य है, तो आप देखोगे तो असत्य में आपको पहला दूसरा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। अभी इसी में बोलो सारे गलत कर दूं मैं, कैसे? सुनो, मैं यहां लिख दूं कि लेड ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है या लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, गलत हो जाएगा, क्योंकि लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। समझ गए? दूसरी चीज सुनो, अब यहां तक इतनी चीज क्लियर। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको कहा जाता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको कहा जाता है अपचायक पदार्थ। यानी यहां पर अगर तुमसे एक सवाल ये पूछ लिया जाता कि इसमें अपचायक पदार्थ बताओ, तो कार्बन होता है। ये सब चीजें डिटेल में पढ़ना जरूरी है। और तुम बच्चे क्या करते हो? तुम लोग इधर उधर भटका करते हो, कभी इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, कभी उस चैनल पे पढ़ रहे हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आपके पास छूट है, कहीं भी पढ़ो, लेकिन जहां भी पढ़ो ना वहां पे सॉलिड तरीके से पढ़ो, एक जगह पे लग करके पढ़ो, विश्वास करके पढ़ो कि भाई मुझे यहां पर पढ़ाई करनी है। हाँ, मैं ज्ञानोदय का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है सर इसका आंसर सब बच्चे गलत ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। समझ में आ रही बात? तो आपको मैंने बताया कि भाई तुम्हें सॉलिड तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, जितने बच्चे शक्ति बैच के हैं, एक बार जरा दिल वाली इमोजी भेजना, एक बार जरा दिल वाली इमोजी भेजना। जितने बच्चे यहां पे, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भेजो एक बार। और सबका सही हुआ होगा, कारण क्या है कि डिटेल में पढ़ा है ऑलरेडी, मैंने यूट्यूब पे भी डिटेल में पढ़ाया है। लेकिन होता क्या है, बच्चे यूट्यूब पे विश्वास नहीं करते, भटका करते इधर उधर, और जब बैच के अंदर आते तो फिर दिल दिमाग एकदम बिल्कुल कंसिस्ट होकर के पढ़ाई करते हैं। और अगर 10th में तुम्हें टॉपर बनना है ना, तुम्हें कंटेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो? निरंतरता। क्लियर हुई बात? देखो दिल वाली इमोजी, देख लो दिल वाली इमोजी एक बार। ये दिल वाली इमोजी कौन से बच्चों की है पता है? ये शक्ति बैच के बच्चों की है ना? समझ में आ रही बात? हमारे सारे बच्चे मेहनती हैं, यूट्यूब वाले भी मेहनती हैं, शक्ति बैच वाले भी मेहनती हैं, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि तुम डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगा, है ना? कितने डिटेल में समझाया ना मैंने इसको, याद है आपको? यूट्यूब पे भी समझाया है और ऐप पे भी समझाया इसको, ठीक। तो ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये क्या है? लेड ऑक्साइड। इसका क्या हो रहा है यहाँ पे? लेड ऑक्साइड का यहाँ पे हो रहा है हमारे पास लेड ऑक्साइड का अपचयन, और जिसका अपचयन होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीकारक पदार्थ। कंफ्यूज हो रहे होंगे आप ना कि भैया अपचयन में ऑक्सीकारक आ रहा है, पर ऐसे ही होता है बेटा, इसमें आ गया ऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिया, कुछ और चीजें भी बता दी, कभी भी उत्पादों का कुछ नहीं होता ये भी बता दिया। अगला सवाल हमारे पास है, सर अब पोल नहीं होगी, हमारे बच्चों को वाली पोल दे दीजिएगा जो आप स्टार्टिंग में देते हैं। यहां पे हमारे पास एक सवाल है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आप सुनते जाना, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। चलो मैं आपको मैग्नीशियम रिबन दिखाता हूं, ठीक है। मैं आपको मैग्नीशियम रिबन दिखाता हूं और आप मैग्नीशियम रिबन को देखोगे, ठीक है। मैं क्या दिखाने जा रहा हूं आपको? मैं आपको मैग्नीशियम रिबन दिखाने जा रहा हूं। चलो भाई मैग्नीशियम रिबन आ जाओ। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन,
ठीक है, चलो मैं आपको मैग्नीशियम रिबन दिखाता हूं। अब मार्केट से जब आप मैग्नीशियम रिबन खरीदने जाओगे ना, तो आपको कुछ ऐसा रिबन मिलेगा, ये देखो ऐसे मिलेगा तुम्हें रिबन। ये देखो दिख रहा है तुम्हें रिबन, क्लियर हो रही है बात? तो ये तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे पास मैग्नीशियम रिबन। चलो मैं इसको सेव करके ना अभी आपको इसी पिक्चर में इसी में दिखाता हूं, आपको यहीं पे लगा करके। ये देखो अभी देखना आप लोग, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, समझना। ये मैग्नीशियम रिबन, ये देखो ये आ गया मैग्नीशियम रिबन, दिख रहा है आपको? ये है मैग्नीशियम रिबन, बोलो ये दिख रहा है ना मैग्नीशियम रिबन। अब इस मैग्नीशियम रिबन को देखो, अगर आप इस मैग्नीशियम रिबन को देखोगे तो ये मार्केट में आपको ऐसा ही मिलेगा जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा। क्या करते हैं, जब इसको मार्केट से खरीद करके लाते हैं ना, तो ये इस तरीके का होता है। लेकिन अगर इसको हम खुला छोड़ दें तो इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है ना, उससे वो रिएक्शन कर लेता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। क्या हो जाती है, इसके ऊपर एक परत जम जाती है, और परत कैसी जमती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और जब इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है तो ये फिर जल नहीं पाता। समझ में आ रही बात? तो फिर ये जल नहीं पाता, और जब ये जल नहीं पाएगा तो भैया इसका मतलब है कि इसको जलाने से पहले मुझे रेगमाल से रगड़ना पड़ेगा। व्हाट इज रेगमाल? पंचर कभी बनवाया साइकिल? तो वो ट्यूब को जब रगड़ते हैं, साफ करते हैं ताकि धूल मिट्टी के कण चले जाएं और उस पर पतले पतले से निशान बन जाए, है ना, तो इसलिए वो रेगमाल रगड़ते हैं। तो बिल्कुल ऐसे इस पे रेगमाल चला जाता है। क्यों चलाते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो हट जाए। तो देखो क्या होता है, अभी एक रिएक्शन भी नीचे लिखनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, ठीक, जिसके कारण वो जलता नहीं है, और मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर ये जम जाता है। फिर क्या होता है, इसलिए हमें वायु में जब हम इसको जलाने से पहले हम इसको रगड़ते हैं। अगर रगड़ेंगे नहीं तो ये फिर जल नहीं पाएगा, और जब रगड़ते क्यों है, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है कैसे बनती है, मैग्नीशियम होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है, रिएक्शन कर लेता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, और इस परत के जमने के कारण ये जलता नहीं है। सभी को क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या हमारे पास? अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण मुझे बता दो। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए मुझे संतुलित रासायनिक समीकरण बता दो। चलो देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण बच्चों, इस वर्ष ना हम अपनी जिम्मेदारी को और बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कारण बताता हूं कि क्यों मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनना बच्चों, जब कोई मास्टर एक बार रिजल्ट दे देता है, जैसे पिछले वर्ष भी हमने रिजल्ट बहुत अच्छे दिए थे, ज्ञानोदय के बच्चे बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए थे। यूपी के टॉप 10 में हमारे पिछले वर्ष भी 5-6 बच्चे थे। इस वर्ष यूपी के टॉप 10 में हमारे 9 बच्चे हैं। पता आपको, यूपी के टॉप 10 में हमारे 9 बच्चे हैं। 9 रैंक पे हमारे बच्चे हैं, एक रैंक पे 2-2, 3-3 बच्चे हमारे हैं। आप छठी रैंक के बारे में बात कर लो, है ना। तो अब ध्यान से सुनो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, 9th, 10th सब इसी चैनल से पढ़े हुए हैं। रैंक 2 अभिषेक, रैंक 3 सिमरन, रैंक 5th, रैंक 6 पे रिया, रैंक 7th पे महोबा का बच्चा, रैंक 7th पे सिद्धि, समझिए, रैंक 6 पे सॉरी महोबा का बच्चा, रैंक 8th पे कानपुर की बच्ची हमारी, 9th पे अनूप कुमार, 10th में अगर बात करें तो शिवानी तिवारी। तो आप, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, ये मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अगर मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाऊंगा तो आप मुझ पे विश्वास करोगे, फिर आप विश्वास करोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं विश्वासघात बन जाएगा। क्योंकि आप क्या करते हो, आपको लगता है कि इस चैनल से बढ़िया रिजल्ट निकला है और हम इस चैनल से पढ़ेंगे, और फिर आप ये नहीं देखते हो कि पहले इनके रिजल्ट्स कैसे थे। ये बात समझने का प्रयास करो। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि अगर हमने
नौ रैंक निकालिए टॉप 10 में, तो हम इस बार भी तुम्हें शिद्दत से पढ़ाएं, और जब हम ना पढ़ा पाए तो हम तुमसे साफ बोल दें कि भाई हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे मैंने 11th के बच्चों को बोला कि भाई मैं सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ पढ़ाऊंगा, साफ बोला। कुछ बच्चों को बुरा लगा, लेकिन बाद में खुश रहे कि सर आपने साफ बोला। और साफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती यहाँ पे यूट्यूब पे। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मुझ पर दी है ना, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा, पूरी ज्ञानोदय टीम उसको बखूबी निभाएगी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि किसी भी चैनल को पहले कहीं भी पढ़ने से पहले ये सोचो कि रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज आपको फोकस करना पड़ेगा इस पे। ठीक, आ रही मेरी बात समझे। दूसरी चीज ये है, एक साल के रिजल्ट पे नहीं, कई साल के रिजल्ट पे देखो, क्योंकि एक हीरे के अंदर जो चमक होती है वो पूरे कमरे को उजाला नहीं कर सकती, उसके लिए तुम्हें मोमबत्ती की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे के नंबर 1-2 कम आ गए, उसकी रैंक में परिवर्तन हो गया, तो वो बच्चा मेहनती नहीं है, वो बच्चा भी मेहनती है। सो डोंट जज कि आप एक बच्चे को देख करके किसी को जज करना स्टार्ट कर दो। इज इट क्लियर टू यू? इसलिए मेहनत करो अपने आप में, और अपने आप को सफल बनाओ, माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने अध्यापकों के लिए, अपने सपनों के लिए, समाज में इज्जत पाने के लिए मेहनत करो। और जब तुम समाज में इज्जत पाने के लिए मेहनत करोगे ना, तो भाई तुम जरूर सफल हो जाओगे, लेकिन तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा तब। समझ गए? चले, तो अब हमारे पास ये सवाल क्या है, जरा ध्यान से देखो। सवाल है हमारे पास कि जैसे लिखा है कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए बोला जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। तो पहला जो सवाल है हमारे पास वो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन यानी कि H2। ठीक, फिर क्या लिखा है हमारे पास, क्लोरीन यानी कि Cl2। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब होता है HCl। ठीक, अब हमसे बोला था कि संतुलित रासायनिक समीकरण, तो हमने क्या लिखा बच्चों, हमने 2 से इसमें कर दिया गुणा। ठीक, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई, काम खत्म। यानी पहला रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गई बात? पहला हो गया। दूसरा देखो क्या कह रहे हैं, दूसरे में क्या है, बेरियम क्लोराइड। दूसरी क्या है, बेरियम क्लोराइड। ध्यान से देखो, दूसरी क्या है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। BaCl2। फिर देखो एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का मतलब कि AlCl, AlSO4, Al2 मैं लिख देता हूं, Al2SO4 का होल थ्राइज, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक, क्या बनता है इससे, बेरियम सल्फेट, बेरियम और सल्फेट। ठीक, Ba के ऊपर भी +2 का चार्ज होता है और इसके ऊपर भी -2 होता है, दोनों हट जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर देखो, यहां पर होता है +3 का चार्ज जो कि यहां जाएगा, इसके ऊपर होता है -2 का चार्ज जो कि यहां आएगा। ठीक, मैं एक एक समझा देता हूं। यहां पर होता है +2 का जो कि यहां जाएगा, यहां होता है -1 जो कि नीचे इधर आएगा। तो ये फॉर्मूले बन गए। फिर उसके बाद बेरियम सल्फेट, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम Al+3 होता है और Cl-1 होता है, -1 नीचे आएगा और 3 इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब आपने देखा बेरियम अकेला है, इधर भी अकेला है। सल्फेट इधर कितने दिख रहे हैं मुझे, अकेला दिख रहा। इधर सल्फेट कितने दिख रहे हैं, 3। तो मैं इसको 3 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, ताकि मेरे पास 3 सल्फेट हो जाए। अब बेरियम गुस्सा आ गया, कह रहा अरे तुम मुझे क्यों गुणा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इधर 3 बेरियम कर दिया तो मुझे भी 3 कर दो। अब क्लोरीन को चेक करो, यहाँ पे 3 दूना 6 क्लोरीन है, इधर मेरे पास 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो इसको तुम 2 से गुणा करो। अब एल्यूमिनियम कह रहा वाह मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, मैं इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। फिर से देखो, 3 बेरियम, 6 क्लोरीन, 2 एल्युमिनियम, 3 सल्फेट, क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस। क्या हमारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया सर इसका, है ना? बच्चे क्या टाइप करके बता रहे हैं, बेहतर बता रहे होंगे सर, है ना? हाँ चलो तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल क्या है हमारे पास, तीसरा फिर है हमारे पास सोडियम। अब सोडियम क्या होता है, Na। किससे रिएक्शन करनी है, जल के साथ, है ना? फिर कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा। अब होता क्या है एग्जैक्टली वो सुनो। ये जो आपको H2O दिख रहा है ना, इस H2O में 2 चीजें होती हैं, एक होता है हाइड्रोजन आयन और एक होता है हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये जो सोडियम होगा, इसके हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके
NaOH बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर जो हाइड्रोजन बचेगा उससे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब हाइड्रोजन अकेले नहीं लिखा जाता है, वो गैस के रूप में लिखा जाता है। क्या बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बात? क्या बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? यानी सर समझ गए, सर हमें समझ में आ गया कि भैया ये सोडियम है, ये गुरुदेव जल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। ठीक, हमने देखा, हमने क्या देखा, ध्यान से समझना। हमने देखा सर कि यहां सोडियम अकेला है, इधर भी अकेला है, इधर ऑक्सीजन अकेला है, इधर है, हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा है, इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर 4, 2 और 1 3 है। चलो इसको 2 से गुणा कर दो। अब ये हमारे पास 4, इधर 2 और 2 4 हो गए, इधर भी 2 से गुणा कर दो। ठीक, 4 इधर भी हो गए, समझ गए। अब देखो 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, सोडियम को भी 2 कर दो, 2 सोडियम 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये भी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्या बच्चे आंसर कर रहे हैं सर? बेहतर, बहुत बढ़िया, है ना? यहां तक सभी को समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब हमारे पास अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है? मैं ना, मेरी नजर पड़ी सर कुछ कमेंट के ऊपर, एक चलो ये हमारे हाथ में रिमोट है जिससे हम हर चीज इधर देखते हैं। जब हमारा हाथ इधर होता है ना, तुम समझ लो कि कुछ कंप्यूटर में हो रहा है। ठीक, देखो हमने क्या लिखा बच्चों, अगला सवाल हमारे पास क्या करें, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ में संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, अब ये सवाल कैसा है? ये सवाल है एनसीईआरटी का। अब ध्यान से देखो, पहला सवाल, पहली चीज तुम्हें यह जानकारी होनी चाहिए अवस्थाएं क्या होती हैं। मैं डिटेल में समझाता हूं पहले, ठीक, क्योंकि जब तक बताऊंगा नहीं तब तक आप जानोगे कैसे। अब मान लीजिए बच्चों, अगर कहीं पर एस लिखा हुआ दिख जाए, इसका अर्थ होता है सॉलिड, और सॉलिड का मतलब होता है ठोस। क्लियर हो गई बात? ठीक, अगर तुम्हें कहीं एल दिख जाए, इसका मतलब होता है लिक्विड, और लिक्विड का मतलब होता है द्रव, समझ गए। अगर तुम्हें जी दिख जाए, इसका मतलब होता है गैस, इसका मतलब होता है गैस। आ रही बात समझ में? अगर तुम्हें कहीं एक्यू दिख जाए, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है इसको, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि संतृप्त विलयन हो जाएगा, फिर वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ठीक, आ रही मेरी बात समझ में? मतलब इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो फिलहाल आप इतना जानो पहले। तो अब क्या कह रहा है? कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड है और वो किस में है? जल में है। यानी सर ये जो बेरियम क्लोराइड है उसको पानी में पहले घोला गया है। ठीक, यानी बेरियम क्लोराइड कैसा है? द्रवित अवस्था में है। फिर क्या कह रहे हैं? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन, और सोडियम सल्फेट के विलयन आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और आघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यानी आघुलनशील का मतलब घुले ना, जो ठोस अवस्था में हो, नाम से पता चल रहा है। और सोडियम क्लोराइड का विलयन है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में रहा होगा। ठीक, चलो देखो, अब हमारे पास पहला सवाल है, तो वो कैसे है? जल में बेरियम क्लोराइड, तो हमने लिखा बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम +2 होता है और क्लोराइड -1 होता है। तो फॉर्मूला क्या बनकर के आएगा कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। फिर सोडियम सल्फेट क्या कह रहा है? ये हो गया सोडियम, और सल्फेट यानी Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट हो गया। ये अब क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl ये बनाते हैं। और आघुलनशील, आघुलनशील, आघुलनशील बेरियम सल्फेट, आघुलनशील बेरियम सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, और एरो ऐसे नीचे बना दो, इसका मतलब कि ये नीचे बैठ गया। ओके बच्चों, क्लियर हो गई बात?
तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड, ये हमने लिखा बेरियम क्लोराइड, ये हमने लिखा बेरियम क्लोराइड, ठीक। ये हो गया हमारे पास सोडियम सल्फेट, ये हो गया हमारे पास सोडियम सल्फेट, ये हो गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अभी बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को। ये हो गया सोडियम क्लोराइड और ये हो गया बेरियम सल्फेट। ठीक, अब देखो क्या कह रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड क्या है, ये जल में घोला गया है, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन है, संतृप्त विलयन है। फिर उसके बाद हमारे पास सोडियम सल्फेट का विकीय विलयन है, यानी ये लिक्विड फॉर्मेट में होगा। ठीक, सोडियम क्लोराइड ये भी विलयन है और बेरियम सल्फेट यानी ये सॉलिड में है। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और हमारे बच्चों ने भी यही लिख करके दिया है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। आगे चलें, चलो अब हमारे पास दूसरा सवाल इसी में क्या है, इसी का दूसरा देखो। ठीक, इसी का दूसरा, इसको मिटा रहा हूं। दूसरा देखो, दूसरा सवाल क्या है, दूसरे में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, और वो विलयन कैसा है, जल में है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, तो सोडियम हाइड्रो, अच्छा यहां पे आप चाहो ना तो आप एल ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सही माना जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये हो जाएगा सोडियम, ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसका विलयन है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। समझ में आ रही बात? कह रहे हैं जल में अभिक्रिया करके ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का विलयन। क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक, और साथ में ये जल बनाते हैं यानी कि H2 बनाते हैं। क्लियर हो रही बात? यानी कि हमने यहां लिखा कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, या एक एक्वस सॉल्यूशन है, जल में है। यहां पर भी ये एक्वस सॉल्यूशन है क्योंकि जल में है। ये सोडियम क्लोराइड है, ये किस में है, ये इसका विलयन है, लिक्विड में है, और ये जल है। आपको पता है जल तो जल ही है, ये भी लिक्विड में ही हो। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बात? इसमें आप एक क्यूब लिख लो चाहे आप एल लिख लो, दोनों सही मान लिया जाएगा, दोनों सही ही होगा। ठीक है, आई होप ये बात आराम से समझ में आ रही होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यहां तक सभी को क्लियर? चलो अब इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस नहीं किया था हमने। बेरियम अकेला है, इधर अकेला है, सल्फेट दो, सोडियम दो है, क्लोरीन भी, क्लोराइड भी दो है। तो इस तरीके से हमारे पास दो सोडियम हो गए, दो सोडियम हो गए, दो क्लोरीन हो गए, दो क्लोरीन हो गए, एक सल्फेट, रिएक्शन बैलेंस। इधर आ जाओ, इस वाली रिएक्शन को देखो, मुझे लगता है रिएक्शन बैलेंस है। एक सोडियम, एक सोडियम, एक क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये रिएक्शन बैलेंस है। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? हाय सर, मैं नया स्टूडेंट हूं। बिल्कुल, आपका कमेंट देख लिया मैंने। पढ़ाई कर लो बेटा, है ना? यहां तक क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 37 के बाद 38, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। कोई भी एक पदार्थ है, उसका विलयन है और उसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। अच्छा, कह रहे हैं कि पदार्थ X का नाम बता दो और इसका सूत्र बता दो। फिर कह रहे हैं कि जो पदार्थ है उसकी जल के साथ अपक्रिया भी करा के दिखा दो। अब सुनिएगा ध्यान से, जो सफेदी करने के लिए किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। X के विलयन का उपयोग, अब मार्केट से तुम एक चूना खरीद करके लाते हो और जो होता है चूना पत्थर, जब उसको उष्मा दी जाती है तो वो बन जाता है कली चूना। ठीक, और उस कली चूने से आप क्या करते हो, पुताई करते हो। अब दो चीजें नोट कर लेना। पहली चीज कि CaOCO3 ये जो होता है इसे कहा जाता है चूना पत्थर। ये नोट करो कहीं पर पहले, इसे कहा जाता है चूना पत्थर। और अगर मैं आपसे चूने पत्थर के अलावा एक और फॉर्मूला बताऊं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि CaO
ये क्या है, CaO, ये है बिना बुझा चूना। मुझे X का नाम कोई बताएगा? बिना बुझा हुआ चूना, है ना, बिना बुझा हुआ चूना CaO। और फिर उसके बाद बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सुनते जाना और आराम से आंसर देना, ठीक। सुनो, कह रहे पदार्थ X का नाम बताओ, किसी पदार्थ X के विलयन। यानी ये जो पहला सवाल है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप मुझे X का नाम बता दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप मार्केट से खरीद करके लाओगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? फिर देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो आप X है ना, उसकी रिएक्शन करा दो जल के साथ, यानी X की रिएक्शन यानी इसकी रिएक्शन जल के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करानी है जल के साथ, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और ये इसी विलयन का उपयोग हम दीवार में पुताई करने के लिए कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गई ये बात? रिएक्शन बैलेंस है, हमें करने की जरूरत नहीं है। सुनो, मार्केट से जो चूना लाते हैं वो ये होता है, ठीक। फिर उसके बाद जब पानी मिलाते हैं उसमें, जब पानी उसमें मिलाते हैं, ठीक, तो वो पानी मिलाने के बाद वो ये बन जाता है। फिर क्या करते हैं, हम फिर उसको दीवार में उसकी पुताई कर देते हैं। इज इट क्लियर टू यू? पेंट कर दिया जाता है दीवार में ऐसे। फिर क्या होता है, अब ये दीवार में जैसे ही पेंट होती है ये सूखेगा, इससे पानी अलग हो जाएगा, और वायुमंडल में चूंकि ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन से ये रिएक्शन कर लेता है और दीवार के ऊपर एक परत बना देता है, और वो परत जो बनकर के तैयार होती है वो ये तैयार होती है, ठीक। और तुम्हारे घर के आसपास कुछ छोटी छोटी सी बच्चियां होती हैं, कुछ दादी लोग होती हैं, ऐसे चूना छुड़ा छुड़ा के खाया करती हैं, ठीक है। तो उनको बता देना कि हम मार्केट से ये लाए थे, फिर पानी मिलाया था, फिर ये हुआ था, फिर उसके बाद पुताई कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके फिर चूना पत्थर बन गया, पानी उसका उड़ गया। समझ गए? यानी मैं इसकी रिएक्शन फिर से करा दूं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये रिएक्शन हो जाती है, पानी उड़ गया और ये चूना पत्थर बन गया। समझ गए? पर ये लिखना नहीं है पेपर में, क्योंकि ये तुमसे पूछा नहीं इस सवाल में, इसलिए मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बच्चे हमारे करेक्ट आंसर कर रहे हैं सर? बहुत अच्छे से, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारे पास है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ऐसा सवाल हमसे पूछा गया है, ठीक। ऐसा सवाल हमसे पूछा गया है। देखो जरा ध्यान से, लोहे की कील है हमारे पास, किसकी कील है? लोहे की कील। अब आपको पता है इसका उत्तर, कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लोहा है Fe, सुनते जाना, रिएक्शन करके पूरा आंसर अच्छे से लिखना होता है। ये लोहा है Fe, जब ये कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। सुनते जाना बेटा, ठीक, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। अब जब लोहा कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद होता यह है कि ये लोहा अधिक क्रियाशील होता है, ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है, और आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 बन जाता है, ठीक। आयरन का मतलब होता है लोहा, ये बन जाता है आयरन सल्फेट, और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है, ठीक? यानी इस अभिक्रिया में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यानी पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट क्या होगा कि लोहा जो धातु है वो कॉपर यानी तांबे से क्या है? अधिक क्रियाशील है। तांबे से क्या है? अधिक क्रियाशील है। लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील है। अच्छा, लोहा अगर तांबे से अधिक क्रियाशील है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है, तो फिर क्या होगा? लोहा कॉपर को
कॉपर ऑक्साइड से लोहा कॉपर को कॉपर ऑक्साइड से विस्थापित कर देगा। और फिर क्या होगा, विलयन का रंग धीरे धीरे बदल जाएगा। ठीक, विलयन का रंग बदल जाएगा। अब सुनो, जो कॉपर सल्फेट होता है ना, इसका जो कलर होता है ये होता है नीला, और जो ये फेरस सल्फेट बनता है इसका कलर होता है कुछ कुछ भूरा जैसा, इसीलिए रंग बदल जाता है क्योंकि कॉपर तो अलग हो जाता है। ठीक, और फिर क्या हुआ, अच्छा जो विलयन का रंग है वो बदल जाता है। यहां तक आराम से समझ में आ रही है बात? एक बार फटाफट से बताइएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊं। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बात? क्या हाल चाल सर, आ रही बात समझ में? क्लियर होगी बात? चलो अब एक सवाल और है और इसके बाद फिर हम लोग अपनी इस क्लास को एंड करेंगे। एक सवाल ये है, हमसे ये पूछा गया है, इसमें मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा और जिसका करेक्ट होगा उसको गिफ्ट भी मिलेगा। ठीक, ये सवाल है हमारे पास, इसका जवाब आप हमें पूरा का पूरा प्रश्न ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेगा उसको हमारी तरफ से उसकी कमेंट के ऊपर ह्यूमन हार्ट मिलेगा। ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ये वाला हार्ट नहीं, ह्यूमन हार्ट। ठीक है चलो अच्छा, तो ये तो थी मजाक की बात वैसे, लेकिन हम आपको दिल जरूर दे देंगे। हमारे पास अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं, हम आपको धीरे धीरे करके सब कराते रहेंगे। आप देख रहे हो, अब एक दिन में तो सब कुछ नहीं खत्म हो सकता था। ठीक है, तो फिर भी मैंने 40 क्वेश्चन कराए हैं। आपको एक कमेंट करके बताना है कि 40 में आपको कितने आते थे। 40 में से आपको कितने आते थे, आपके सही कितने हुए। ठीक, आपको ये कमेंट करके बताना है। आ रही मेरी बात समझ में? और ये कमेंट आप मुझे करके बताओगे। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूं, शक्ति बैच हमारा है क्लास 10th के लिए, आप उसको ज्वाइन करें। एक मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूं, इस पे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में आप जानकारी ले सकते हैं। 9125294899, सुबह 10 से शाम 5 के बीच कॉल करेंगे, आपकी कॉल रिसीव होगी। आप शक्ति बैच के बारे में डिटेल में जानकारी लीजिए और मैम से बोलिए कि मैम मुझे कुछ ऑफर दे दीजिए, कुछ बैच मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये आप मुझे कुछ ऑफर दे दीजिए, मैम आपको अगर ऑफर होगा तो दे देंगी। ठीक है सर, मेरे 9th में 92% थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? हाँ अच्छा, दूसरी चीज है, आज रात में शक्ति बैच के अंदर मॉडल पेपर्स अपलोड हो जाएंगे और मैथ के सारे पेपर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग आराम से डाउनलोड कर लेना। आज रात में पूरा काम उसका हो जाएगा। आज मैथ्स के हो जाएंगे, फिर कल तक साइंस के करवा देंगे, या हो जाएगा अगर आज रेडी हो गए होंगे साइंस के तो वो भी करा देंगे आज। फिर धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट के करा देंगे, 2-4 दिन में सारे सब्जेक्ट के हो जाएंगे। आज मैथ्स के करवा देंगे, मैथ्स के हमने चेक कर लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कुछ बच्चे पूछना तो नहीं चाहते सर हमारे? हाँ, सबको छुट्टी चाहिए अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।